हमारा सब्जेक्ट है वक्त सब बदल देगा। सब्जेक्ट से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना रोचक और बिटवीन द लाइंस कही गई बात है। एक बड़ी अच्छी सी कविता भी है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। डरने वालों से कभी कहीं कुछ निकल नहीं सकते। मोटी सी बात यही है कि जो वक्त है उसमें एक ठहराव का बिंदु आता है, हर एक की लाइफ के अंदर आता है। मेरी, आपकी, सबकी, अनूप जी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सबकी लाइफ एक बिंदु पर जा कर के कहीं ना कहीं ठहरेगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो कभी एक बार रुकेगी, वो कई बार रुकेगी। और जब भी वो रुकेगी उस बिंदु से जहाँ पर हमारे दिल में ये भाव आएगा कि हाँ मैं खुद से हार गया हूँ, उस हार के भाव को जागृत होने से रोकना, वही एक पॉइंट है जो हमारा वक्त शायद बदल देगा। अगर हम हार गए तो वक्त नहीं बदलेगा, और अगर हम उस बिंदु के ऊपर से निकल गए ये जान करके कि हाँ मेरा टाइम आएगा, है बड़ा अच्छा सा स्लोगन भी है कि मेरा टाइम आएगा, तो वक्त ज़रूर बदल जाएगा। तो इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हालांकि परिचय इन शॉर्ट आप दे ही चुके हैं, लेकिन औपचारिकतावश मैं दे दूं कि आप एक प्रसिद्ध अभिनेता और साथ में एक टीवी के बड़े सितारे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अचरज और आश्चर्य होता है कि आपकी बड़ी पहचान बतौर एंकर ज़्यादा हो गई है, जबकि आप एक अच्छे अभिनेता हैं। और सबसे बुरा कि क्राइम पेट्रोल जुड़ गया नाम के साथ। हालांकि वो एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संदेश देते हुए आप हैं। तो आपकी पहचान क्राइम पेट्रोल के मार्फत लगभग हर घर के अंदर सुबह 4 बजे अगर आप टीवी खोलोगे तो सोनी पर क्राइम पेट्रोल अनूप जी नज़र आएंगे, और सुबह 10 बजे खोलोगे तो भी नज़र आएंगे। तो एक अच्छा है और आप संदेश दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनी जी। तो सोनी जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है, क्या वाकई वक्त बदल देगा सब कुछ या बदल देता है? नमस्कार सबको, नमस्कार जयपुर। वक्त बदल देता है सब कुछ, हम इस इंतज़ार में, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। चूँकि मैं एक एक्टर हूँ और मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ उस इंडस्ट्री में हमें बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और कोमल जी तो पिछले पता नहीं कितने ही सालों से उन्होंने ना जाने कितने एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को कहाँ से कहाँ, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट जाते होते देखा होगा। तो हमारा जो प्रोफेशन है उसमें कई बार हम वक्त पे बहुत निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड जॉब के अंडर में नहीं आता है। मतलब इफ़ आई से कि अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल में एक आदमी डॉक्टर बनने के लिए इंटरव्यू देना चाहता है, तो कम से कम जब वो जाएगा तो उसमें लाइन में जितने भी लोग खड़े होंगे वो उसके साथ वही खड़े हो सकते हैं जिनके पास MBBS की डिग्री है। लेकिन जब मैं एक फिल्म में काम करने के लिए एक इंटरव्यू देने जाऊंगा या ऑडिशन देने जाऊंगा, तो मेरे साथ हो सकता है जो 100 लोग खड़े हों उसमें से 50 डॉक्टर भी हों। तो वो डॉक्टर मेरे साथ आके मेरे प्रोफेशन में मेरी लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके प्रोफेशन में जाकर उनकी लाइन में नहीं खड़ा हो सकता हूँ। तो चूँकि ये प्रोफेशन एक नॉन स्पेशलाइज्ड डिमांड रखता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए तभी मुझे मेरे एक्टिंग प्रोफेशन में काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई है, वो जो स्ट्रगल शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बिकॉज स्ट्रगल तो हर प्रोफेशन में और ज़िंदगी में चलता रहता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो आप ये मान के चलिए, आप ये मत सोचिए कि अगर मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा तो संघर्ष नहीं है, संघर्ष वहाँ भी है। तो ये जो एक फीलिंग है उसमें, जैसा पंकज जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं तो आप ये नहीं मानिए कि भाई वो बहुत बेहतरीन है, और जो कम सक्सेसफुल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो उनका कहना है कि उनकी माँ ने उनसे कही थी, विच आई फील इज़ सो ब्यूटिफुल। वो कहते हैं कि भाई मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मनोज, अगर कोई आदमी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी अगर ज़िंदगी में सफल ना हो तुम्हारे जितना, तो उसे बेवकूफ़ मत समझना, शायद उसे वो मौके नहीं मिले जो तुम्हें मिल गए। तो आपको किस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं? आप सिर्फ अपने काम पे, अपनी क्राफ्ट पे,
अपनी तैयारी पे मेहनत कर सकते हैं और वो आपको निरंतर लगातार करती रहनी पड़ेगी। आप इस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि जब मुझे एक मौका मिलेगा तब मैं दिखाऊंगा। आपको उस मौके के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए कि ताकि जब आपको वो मौका मिले तब आप उस मौके पे सीधा गोली दाग सकें। तब ये नहीं होना चाहिए अरे यार मैंने तो तैयारी नहीं की। तो जब आप सक्सेसफुल नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं जानते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को पॉलिश करते रहते हैं अपने तरीके से, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करके। और वक्त तो मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको भी नहीं पता है, आपके हाथ में ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि मुझे लगता है कि आप अपनी क्राफ्ट पर बिलीव करें। आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें जब भी आप निराश हों कि क्या मैंने अपना 100% दिया है। मैं पिछले 4-5 साल पहले जब मैंने क्राइम पेट्रोल भी छोड़ा और थोड़ा सा मैंने मूव करना शुरू किया तो मैं सबसे पहले कोमल जी से मिलने गया था। और मैंने कोमल जी से कहा, मैंने कहा कि देखिए अब मैं थोड़ा टीवी से अलग होकर फिल्मों में और दूसरे मीडियम्स में काम करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ज़रा गाइड कीजिए कैसे शुरुआत करूँ। क्योंकि जबकि मैं फिल्में कर चुका था पहले भी, लेकिन एक गैप हो जाता है। और हमारी इंडस्ट्री में भी ये है कि जब आप एक मीडियम से जुड़े होते हैं और आप दूसरे मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी गाइड किया कि इससे मिलो उससे मिलो ऐसा करो। अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि ये यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है कोशिश करते रहना, आराम से ना बैठना। अब उसका रिजल्ट कितना बड़ा और कब मिलता है वो मेरे हाथ में नहीं है, उस वक्त को मैं नहीं पा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कमी मुझ में नहीं है, मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ। सक्सेस को जब मेरा साथ देना होगा देगी वो, जब जब देना होगा तब देगी वो। सो दैट्स अबाउट इट, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। हाँ, एक अनूप जी, क्या आप मानते हैं कि अभी जैसे कि अभी एक बड़ा इशू चल रहा है कोटा कोचिंग, अगर आपका परिचय हो कोटा कोचिंग से तो कहीं आप ये मानते हैं कि वक्त और संघर्ष की इस कहानी के अंदर पेरेंट्स का या सेल्फ एम्बिशियस होना, एक तो सेल्फ एम्बिशियस होना कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊँ, एक मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो ये दो दबाव जो मेरे ऊपर एक साथ चल रहे हैं, इस संघर्ष के बीच से मैं कैसे निकलूं? उसके अंदर ये कह देना बड़ा आसान होता है किसी भी मॉडरेटर के लिए या स्पीकर के लिए कि वक्त बदल जाएगा, चिंता मत करो। बोमन ईरानी 46 की एज के बाद देखो एक्टर बन गया, पंकज त्रिपाठी इतना स्ट्रगल करके, अमिताभ बच्चन इतनी जगह से रिजेक्शन के बाद सुपरस्टार हो गया। लेकिन ये कह देना आसान है, लेकिन उस संघर्ष के टाइम में खुद की ग्रूमिंग करना किस तरीके से हो सकता है, उस बारे में अगर आप कुछ गाइड कर पाए तो। जी बिल्कुल, वो ये आप सही कह रहे हैं कि ये कहना आसान है कि नहीं नहीं पेशेंस रखो, ये करो वो करो, लेकिन सच्चाई यही है अमित जी कि आपको रखनी पड़ेगी पेशेंस, कोई रास्ता नहीं है। और मतलब देयर इज़ नो फॉर्मूला। बट जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो पेयर प्रेशर पे फिर भी हम काम कर सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना प्रेशर ना डालें कि उन्हें उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो दब जाएं, परेशान हो जाएं। क्योंकि जो बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कोटा में भी जो कुछ हुआ, वो डेफिनेटली उसका कारण वही है। हमने अपने बच्चों को शायद उस भीड़ में धक्के दे दे के भेज दिया है कि भैया तुम्हें भी वही करना है। ज़िंदगी वो नहीं है, क्योंकि अंततः तो जो रिज़ल्ट है अगर ये है तो वो बहुत बुरा है, वो किसी भी पेरेंट के लिए बहुत बुरा है। लेकिन कमिंग बैक टू माई प्रोफेशन, माई फील्ड, कोई रास्ता नहीं है। मैं सच आपको बताऊं, आप ये बातें सुन के मोटिवेट होना चाहते हैं, होइए, आपको रहना पड़ेगा मोटिवेटेड हमेशा। बोमन ईरानी को 45 साल की उम्र में मौका मिला हो, या पंकज त्रिपाठी किसी गांव से आकर, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत छोटे छोटे रोल करके, वही आपके लिए सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको सुन सुन के आपको उम्मीद बनाए रखनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वक्त सब बदल देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर पे चद्दर तान के सोते रहो भैया और जब तुम्हारा वक्त आएगा वो सब बदल देगा। उसका मतलब ये है कि भैया तुम अपना तो काम करते रहो। जैसा पंकज जी ने कहा कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं आप उस पर तो काम करते रहिए, जिस पे आप कंट्रोल नहीं है उस पर आप छोड़ दीजिए। आपके पास क्या है? मैं एक कलाकार हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है कि अगर मुझे किसी निर्देशक ने एक फिल्म में अच्छा रोल दिया है तो मैं अपना 100% जी जान लगाकर उस रोल को अच्छा करूं।
उस रोल में वो मुझे लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो मेरे बस में है ही नहीं, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है मुझे बहुत लोग, जैसे मैंने जब क्राइम पेट्रोल शुरू, जैसे आपने खुद कहा कि मैं हमेशा से अभिनेता था, एंकरिंग क्या होती है मुझे उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने क्राइम पेट्रोल होस्ट किया मुझे कभी सपने में भी नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट होगा, पॉपुलर होगा। मैंने अपनी तरफ से ये ध्यान रखा था कि मैं इस शो को एक सेंसेशनल ड्रामा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल से भी ये कहा था कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं स्क्रीन पर आऊँगा और कहूँगा आज मैं आपको बताऊँगा उसकी कहानी, देखिए कैसे उस रात उसका कत्ल हुआ। ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ये शो इस मकसद से बनाया गया है कि जितनी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके, अलर्ट किया जा सके। हम एक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे जैसे हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। अब ये अच्छी बात है, ये किस्मत कह लीजिए या क्या कह लीजिए कि वो तरीका लोगों के साथ कनेक्ट कर गया, लेकिन वो तरीका हमने ईमानदारी से अपनाया। तो मेरे बस में सिर्फ वही है। मैं 5 साल पहले कोमल जी के पास गया था और मैंने कहा था कोमल जी अब मैं फिल्में करना चाहता हूँ। इन 5 सालों में मैंने कुछ वेब सीरीज़ की, फिल्में की, लेकिन शायद मैं अपने उस तरीके का काम जो मैं करना चाहता हूँ शायद अभी तक मेरी राह में नहीं आया है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे अब ये करना है। मैं ये तय कर चुका था कि नहीं मुझे फिल्में करनी हैं या मुझे ऐसे रोल्स करने हैं जो मैंने पहले नहीं किए हैं। उसके लिए मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। जो मेरे बस में है मैं कोशिश करूँगा, मैं लोगों से जाकर मिलूँगा, उन्हें बताऊँगा कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे काम पिछले कुछ सालों में ऐसे किए जिन डायरेक्टर्स को मैं जानता तक नहीं था। वो शायद मुझसे 20-25 साल उम्र में भी छोटे होंगे, लेकिन मैंने उनका काम देखा, मैंने उनका काम पसंद किया, मैंने उन्हें आई रीच्ड आउट टू देम एंड आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड देम आई रियली लव योर वर्क एंड आई वांट टू वर्क विद यू एंड दे वर काइंड इनफ कि 6 महीने बाद उनका अचानक फ़ोन आता है, सर मैं कुछ बना रहा हूँ, आप प्लीज़ ये रोल करिए मेरे साथ। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि यार ये नहीं होना चाहिए कि मैं घर में बेड पे बैठा हुआ हूँ, चद्दर तान के सो रहा हूँ, सुबह उठ के अरे यार मेरा वक्त जब आना होगा तब आ जाएगा। तो आप अपनी कोशिश करते रह सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा ये धैर्य और पेशेंस वाली बात है, सर यू हैव टू डू इट, यू हैव नो चॉइस। मतलब मैं बहुत ही क्रूडली ये बात कह रहा हूँ कि आप ये सोचें ना कि मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। आपको खुद उबरना पड़ेगा परेशानी से। यू हैव टू, जैसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वैसे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे काम आता है। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए ना। देखिए हम दुनिया से बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, 50 ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे पता है वो कमी क्या है। अगर मैं जेन्युइनली चाहता हूँ उस कमी को इम्प्रूव करना तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, कहिए मेरा वक्त आएगा यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मुझे मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये इंडस्ट्री ने कई बार प्रूव किया है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं वक्त लगा होगा शायद, लेकिन जब जब उन्होंने छोटे छोटे रोल्स में भी अच्छा काम किया है वो एक्टर्स नोटिस्ड हुए हैं। कोमल जी अपना रिव्यू लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगती है कि ये अपने रिव्यू में 2-2 सीन वाले एक्टर्स का भी जिक्र करते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो आप रिव्यूज़ देखते हैं उसमें मेन 2-3 जो स्टार कास्ट होती है, लेकिन ये लिखते हैं तो इसका मतलब शायद इनकी नज़र पड़ी होगी ना उस 2 सीन वाले एक्टर पर भी। तो आप हमेशा नोटिस होंगे अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे। तो बस अब वो बाकी जो किस्मत आपके हाथ में है नहीं उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, वक्त सब बदल देगा के साथ जरूरी शायद ये भी है कि वक्त के साथ आप भी कुछ कुछ बदलते रहिए। जैसे अगर मैं अनूप जी की बात करूं तो आप बेसिकली बॉलीवुड के लिए आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बॉलीवुड के पीछे ही भागते रहे आपने टाइम के अनुसार अपने स्ट्रगल को सेटल करने के लिए टीवी के ऊपर हाथ आजमाए, और जब टीवी पर एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल करियर उन्होंने हासिल कर लिया तो वहाँ से ब्रेक लिया। अभी आप खुद बता रहे हैं आपने ब्रेक लिया और फिर बॉलीवुड की तरफ मूव ऑन कर दिया। तो इन्होंने अपना अल्टीमेट टास्क भी नहीं छोड़ा, अल्टीमेट टास्क की तरफ आज भी दौड़ ही रहे हैं और सक्सेस आज भी है। क्योंकि सक्सेस क्या होती है, एक टैग हो जाना। आज शाहरुख को उसके सिग्नेचर मार्क से जाना जाता है, तो अनूप जी को भी क्राइम पेट्रोल से जाना चाहता है? तो अगर आपके पास अपना एक टैगलाइन है तो बहुत बड़ी बात है। वैसे एक संयोगवश एक चीज़ है कि वक्त सब बदल देगा, इसके ऊपर आपने एक बेहतरीन पोइट्री भी लिखी है और शायद वो डेडिकेट की आपने किसी को? नहीं, वो एक्चुअली पोइट्री
एक राइटर हैं, बहुत ही यंग और बहुत ही डायनामिक राइटर हैं, उन्होंने लिखी। लेकिन ये क्या हुआ था कि बॉम्बे में एक फेस्टिवल होता है, स्पोकन फेस्टिवल, जिसमें लोग आकर अपनी पोइट्री, शेर व शायरी, म्यूज़िक, सो इट्स अ 2 days फेस्टिवल, इट्स कॉल्ड स्पोकन फेस्ट, जो साल में एक बार होता है। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ कीजिए आप। तो मैंने ये एक यंग पोएट हैं राकेश तिवारी, जिनको मैं जानता था, उनकी मैं कविताएं पढ़ चुका था। तो मैंने उनसे कहा यार कि मैं ना यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टर के तौर पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पोइट्री करना चाहता हूँ जिसमें हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप उस माहौल को देखते हैं कि लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है। मैं हमेशा कई बार टॉक्स में जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे हम तो आपके दीवाने हैं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये और वो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। पर आई सेड मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ कि मेरे से अगर थोड़ा सा भी बड़ा कोई फिल्म एक्टर अभी इस पंडाल में आ जाएगा तो आप शायद उल्टे उसकी तरफ भाग जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मैं इस चीज़ का मुझे कोई तकलीफ़ या वो नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो है सक्सेस ओरिएंटेड है, which is okay, which is normal। लेकिन ऐसी दुनिया में आपको अपने आप को सेन बनाकर रखना, अपने आप को ग्राउंडेड बनाकर रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामने वाला आपको वैसे तोलता है कि आपका सक्सेस लेवल कितना है। शायद आप किसी पार्टी में जाएंगे तो उस आदमी को लगेगा अरे यार अभी मुझे इसके साथ इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, वो उसके साथ, वो बड़ा आदमी है, मुझे उसके साथ वक्त बिताना है। हम सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं उस माहौल में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इस राइटर के साथ ये शेयर किया था कि भाई मैं ऐसे कुछ वक्त के ऊपर, ज़िंदगी में जब आपका वक्त दौर होता है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, और जब आपका दौर नहीं होता है तब लोग कैसे बिहेव करते हैं, और ऐसे मौके पर आपके लिए क्या लेसन है लाइफ का। तो वो हम दोनों ने मिलकर लिखी। लेकिन येस, आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ राइटिंग इट कम्प्लीटली। द आइडिया, द कॉन्सेप्ट वो मेरा था और हमने मिल के लिखी। उसकी लाइन याद है जी आपको? जी जी, मैं आपको याद, तो मतलब मैं पढ़ के सुनाऊं तो चलेगा? हाँ हाँ जरूर। क्लैपिंग प्लीज, थोड़ी सी तालियां मिलती रहनी चाहिए बीच बीच में। नहीं, मैं बिना तालियों के भी मोटिवेटेड रहता हूँ। मैंने अपना सेल्फ मोटिवेशन का रास्ता खोज लिया है। ये बेहद जरूरी इस बीच में बात कह रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वो कैसे निकाला जाए अभी पंकज जी भी इस बारे में कह ही रहे थे, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। कविता का शीर्षक है वक्त सब बदल देता है। कहते हैं तमाम उम्र कोई दौर गम या खुशी का नहीं होता, वक्त सबका आता है पर खुद वक्त कभी किसी का नहीं होता। ये अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से बस चलता रहता है, सीखने को सबक, समझने को तजुर्बा मिलता रहता है। वो हर लड़ाई जीतने लगता है जो हर खेल में हारा होता है। लोग मुस्कुराकर गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं जब वक्त तुम्हारा होता है। तुम अकेले नहीं रहते, एक भीड़ साथ होती है। भले ही नींद में कह दो या नशे में, हर बात में कोई बात होती है। देखो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, सबको इसका एहसास तुम दिलाए जाते हो। देखो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, सबको इसका एहसास तुम दिलाए जाते हो। जब वक्त तुम्हारा हो तो तुम यूं ही कहीं नहीं जाते, तुम बुलाए जाते हो। तुम्हारी कामयाबी पर जैसे हर कोई किताब लिखना चाहता है, तुम्हें उस्ताद मानकर तुमसे हुनर बेहिसाब सीखना चाहता है। दुनिया तुम्हारी कलाकारी से वाकिफ होने लगती है, चाहे जिस महफिल में जाओ बेवजह ही तारीफ होने लगती है। तुम्हारी बेतुकी बातों को भी सब सच मान लेते हैं। वो जो कभी तुम्हारे दोस्त भी नहीं थे, तुम्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं। जब वक्त तुम्हारा हो तो तुम सबको पसंद इस कदर हो जाते हो, किसी की आखिरी मोहब्बत तो किसी के हमसफर हो जाते हो। और फिर जब वक्त बदलता है तब क्या होता है? जैसे दोपहर को अपने उरूज पे जलता सूरज समंदर की आगोश में ढल ही जाता है, जब वक्त तुम्हारा ना हो तो अचानक यकायक नहीं पर धीरे धीरे सब बदल ही जाता है। तुम्हारी कलाकारी, फनकारी, हुनरबाजी से कोई बरकत तुम्हारे घर नहीं आती। लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, भीड़ कहीं नजर नहीं आती। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, इस रिश्ते में वो जज्बात नहीं। तुम्हें हम सफर कहने वाले भी कह देते हैं अरे छोड़ो यार, अब तुम में वो बात नहीं।
कलम कोई भी उठा लो, चाहे जब उठा लो, डायरी के पन्ने कोरे सफ़ेद खाली ही रह जाते हैं। इतिहास लिखने वाला खुद इतिहास बन रहा है, हम खुद से दबी ज़बान में हर बार ये कह जाते हैं। तुमसे हुनर सीखने वाले अपनी कामयाबी पर इतराने लगें, इस बात पे गौर कीजिएगा। तुमसे हुनर सीखने वाले अपनी कामयाबी पर इतराने लगें, तब मान लेना कि वक्त तुम्हारा नहीं है, जब शिद्दत से गले लगने वाले मिलने से भी कतराने लगें। रातों की नींद जलाकर, दिलो जान सब लगाकर जब चमकता नहीं किस्मत का सितारा, तब खुद को ये याद दिलाते रहना कि कमी तुम में नहीं है, बस वक्त तुम्हारा नहीं है। गुरूर के गुबार में, झूठ के बाजार में फिर से ना बिक जाओ तुम। वक्त बदलता ही इसी मकसद से है कि सब कुछ एक ना एक दिन बदल जाएगा, ये सीख जाओ तुम। तो अगर तुम इस वक्त कामयाबी के शिखर पर हो, खुशी की खुमार में हो, या फिर दुनिया के किसी बड़े से अखबार के एक छोटे से इश्तिहार में हो, याद रखना कि कभी अफसोस के लम्हे तो कभी सुकून के पल देगा। इस वक्त की ज़िंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कुछ ही देर में वक्त सब बदल देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप अपने सक्सेस की चरम सीमा पर हों और आपको सारी दुनिया आपकी उस सक्सेस का हिस्सा थोड़ा थोड़ा लेना चाहे, आपसे गले मिलना चाहे, तब भी आपको ग्राउंडेड रहना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये जितने लोग आपसे गले मिल रहे हैं, शायद ये तब नहीं मिलेंगे जब आप उस लेवल पर नहीं होंगे। कोमल जी ने, मैं बार बार कोमल जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने ही एक्टर्स को देखा होगा जो शायद कहाँ होंगे और लोग उनके पीछे भागते होंगे, और फिर वही एक्टर बेचारा जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो ये एक रियलिटी है। लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल के रखेंगे, आप अपने आप कदम मजबूत रखेंगे, भाई अगर कोई एक्टर की फिल्म नहीं चलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी क्राफ्ट भूल गया है, कि वो अपनी कला भूल गया है। या अगर किसी पेंटर की पेंटिंग नहीं बिकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पेंटिंग करना नहीं आता है। नहीं बिक रही है, आज नहीं कल बिक जाएगी, लेकिन जब बिकेगी तब भी उसे इस बात का एहसास। तो ज़िंदगी भर जो आपके साथ रहने वाली चीज़ है वो है आपकी क्राफ्ट, आपकी कला। जिस भी कला में आप हैं उसको मजबूत बना कर रखिए। बाकी सक्सेस तो आती जाती रहेगी, वो तो सही बात है कि जितना ऊपर जाएंगे एक दिन नीचे तो आना ही होता है ना सबको। अच्छा, एक जगह आपने, हालांकि सब्जेक्ट हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे आपको, लेकिन एक जगह आपने बड़ी सच्ची सी बात कही थी क्राइम पेट्रोल के दौरान ही, कि कुछ अपब्रिंगिंग के अंदर कमी आई है हमारे समाज के अंदर। मतलब अब अपने लड़कों को परवरिश देने के अंदर हम थोड़ी सी चूक कर रहे हैं, और उसकी वजह से, उस अपब्रिंगिंग की कमी के कारण ही शायद हम उस संघर्ष को झेलने की ताकत खोते जा रहे हैं। मतलब बहुत जल्दी आवेशित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, रिएक्टिव फोर्सेस ज़्यादा काम कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हम रिएक्शन ज़्यादा दे जाते हैं। तो कहीं इस कारण से हम अपने निर्णय गलत ले लेकर के अपने टाइम से पहले के कुछ निर्णय ले रहे हैं। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी। लेकिन इन जनरल ऑल्सो ये बात तो हम सब कहते हैं ना कि एंगर, व्हाट इज एंगर? गुस्सा है क्या? मेरा ये मानना है कि गुस्सा जो है वो ईगो है। गुस्सा ज़्यादातर केसेस में, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर केसेस में गुस्सा जो है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ईगो। कि अभी मैं यहाँ आया, अरे मुझे कोई बाहर रिसीव करने क्यों नहीं आया, तो ये मेरी ईगो है, मुझे इस बात का गुस्सा हो रहा है। अरे मैं यहाँ आया, मेरे लिए स्वागत इतना, तो ये हमारी ईगो है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये बात दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे जो जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया, वो यही कहेंगे कि एंगर इज़ द मेजर इशू ऑफ एनी प्रॉब्लम, बिकॉज हम रैशनल नहीं होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं हम हमेशा सही डिसीजन नहीं लेते हैं। इसलिए हमने पता नहीं ज़मानों से थ्योरी सुनी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो उस वक्त आप रिएक्ट ना करें। उस वक्त के लिए वो शायद 10 सेकंड या 20 सेकंड भी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ जो अपब्रिंगिंग के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यंग लोग हैं या जो पेरेंट्स बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं, यही है कि
मुझे लगता है कि एक बच्चे की परवरिश पे उसकी घर के माहौल का, उसकी अपब्रिंगिंग का बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। हम जिस तरह का माहौल, जिस तरह की आदतें उन्हें डालते जाएंगे, वो लाइफ में कभी ना कभी काम आएंगी। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ बहुत सारी ज्ञान बांटता रहता हूँ। कभी कभी वो इरिटेट भी हो जाते हैं, अरे ठीक है यार, अभी पिताजी बहुत ज्ञान दे रहे हैं आज। लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें से कुछ बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जहन में रह जाएंगी। तो मैं कभी कभी जब व्हेन आई माय चिल्ड्रन दे से करे यार ये कल भी तो आपने बताया था यार, तो फिर मैंने उनके लिए एक सूत्र निकाला हुआ है। मैंने कहा कि भैया देखो, अच्छा चलो ठीक है, लाइफ में जो भी हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज़ की बुरी होती है। लाइफ में जो करना है करो, अति मत करना किसी भी चीज़ की। तो वो शायद एक बैलेंस तरीका है लोगों को समझाने का। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज का जो माहौल है, एक्सपोजर कहते हैं ना, जैसा मैंने कहा, अति हर चीज़ की बुरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इवन द ओवर एक्सपोजर इज ऑल्सो बैड, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, देर इज ऑलवेज अ प्लस एंड अ माइनस ऑफ एवरी इन्वेंशन ऑन दिस अर्थ। किसी भी इन्वेंशन का, जैसे मुझे याद है, मैं एक लाइन हमेशा दोहराता था जो कि सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया या इंटरनेट जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। लोगों ने उसको ज़िंदगी बना लिया है। तो आप उसको एक हिस्से की तरह से ट्रीट करेंगे तो आप, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ और भी है ना, और किसी भी इन्वेंशन के प्लस माइनसेस होते हैं। आज जैसे आप देखिए कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी कमेंट करना चाहते हैं, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें से 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन 50 उसका कुछ गलत मतलब निकालेंगे और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, मतलब राई का पहाड़ बन जाएगा। तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अपने आप को सेल्फ ट्रेन करते रहिए। गलत सही सबको पता होता है। हम जब कोई भी 2 डिसीजंस लेते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार ये वाला थोड़ा गलत है, ये वाला थोड़ा सही है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके हिसाब से खुद जज कीजिए। आपने 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो ओवर एक्सपोजर और एक सोशल मीडिया। दोनों को जोड़ के अगर मैं एक बात कहूँ तो जितनी भी सेलेब्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने ओवर एक्सपोजर के चक्कर में सोशल मीडिया पर अपने आप को लगभग सार्वजनिक कर दिया है ना, पूरा खोल के रख दिया। उससे मुझे लगता है कि इनका क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से गिरा है। क्योंकि अब अगर सोशल मीडिया के टाइम के अंदर, मुझे पता है अमिताभ बच्चन आज कल परसों क्या किया उन्होंने, या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, सलमान क्या कर रहे हैं या करीना क्या कर रही हैं, मतलब मुझे पता है, उनके बच्चों की फैमिली वगैरह वगैरह सब कुछ पता है। तो उससे मेरा क्रेज़ उस सेलेब के प्रति ही कम हो गया। अगर आज वो जयपुर के अंदर आ जाएं तो हो सकता है मैं भाग के उनको देखने ना जाऊं। मुझे पता है कि हाँ ठीक है यार, वो ऐसा दिखता है, वो उसका कॉमिक सेंस इस तरीके का है, ऑफ द स्क्रीन। तो शायद ओवर एक्सपोजर और सोशल मीडिया को उतना ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपकी से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आपने चूँकि कई बार क्राफ्ट की बात करी और आप एक्टर हैं तो ये इतना पूछना वाजिब है कि वो 2 मिनट का एक सीन और 1-1.5 घंटे का एक सीन, तो एक एक्टर के लिए अपने क्राफ्ट को तैयार करने का उसका मेंटल बैलेंस और उसकी तैयारी, वो तो लगभग हम सभी जानते हैं सेम होती है, लेकिन उसके तरीके क्या हैं? क्योंकि एक उसको पता है कि मेरी 1.5 दिन की शूटिंग है बस, ठीक है, 1.5 दिन के अंदर मेरे को निपटू के निकलना है, और एक उसको पता है कि मेरी 2 महीने का एक पूरा शेड्यूल है, मेरी तारीखें। तो उसके अंदर वो किस तरीके से अपने क्राफ्ट को तैयार करता है, और उसको तैयार करने से पहले की तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए, वो गाइडेंस के तौर पर आपको देना है। ये तो बड़ा लंबा एक एक्टिंग का सेशन हो जाएगा अगर हम इस क्राफ्ट पे बात करेंगे तो। बट एक छोटे से मतलब 2 मिनट के उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर जो है उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। जैसे कोई भी कलाकार हो, पेंटर है, उसके पास ब्रश हैं, पेंट्स है, कैनवस है। एक कारपेंटर है, उसके पास आरी है, हथौड़ी है, कील ठोकने का, उसको कुर्सी बनानी है, उसको टेबल बनाना है, वो अपनी क्राफ्ट जानता है। एक्टर के पास उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसका शरीर, उसकी बॉडी। अब जैसे कि कोई कलाकार क्या करना चाहता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अरे हर कलाकार को फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिट दिखना चाहिए, लेकिन आपको कई कलाकार ऐसे मिलेंगे जो बेहतरीन एक्टर्स हैं
लेकिन शायद मोटे भी होंगे, है ना, शायद लेकिन उनके लिए शायद हो सकता है कि वो अपने किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज करते हों, उनकी बॉडी टेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने शरीर पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेरी वॉइस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा ये इंस्ट्रूमेंट ये है, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल कभी हो ही नहीं सकती एक एक्टर के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं, कैमरा मेरा क्लोजअप ले रहा है और मैं कुछ देख रहा हूँ सामने, मैं ऐसे देख रहा हूँ और कैमरा ने मेरा क्लोजअप लिया, अब उसके दूसरे एंगल में अगर एक शॉट लगता है कि नदी बह रही है, मेरे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं है, मैं देख रहा हूँ, और आपने दूसरा शॉट लगाया कि नदी बह रही है, तो लोग बोलेंगे अरे ये थॉट्स में है, सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, हैं? और मैं फिर उसी शॉट को, मेरा शॉट सेम है लेकिन वहाँ पे नदी बह रही है, उसकी जगह आपने दिखा दिया कि दो कुत्ते लड़ रहे हैं, तो शायद मैं कुछ और मतलब निकालूंगा उसका। तो आपकी बॉडी कभी न्यूट्रल होती नहीं है, लेकिन एक एक्टर का कंट्रोल ही यही है कि जब वो कैमरा के सामने खड़ा होता है, उसके अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं भैया, अगर मुझे इस सीन में मुस्कुराना है तो कितना मुस्कुराना है, मैं अपने कितने मुंह खोलूंगा, लोग ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये एक्टर ने इस सीन में कुछ ज़्यादा लंबी स्माइल नहीं दे दी, जबकि ये सीन ऐसा है नहीं, इसको तो कम स्माइल करना चाहिए था। तो मेरा कंट्रोल अपने उस बॉडी पे होना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नो पीपल शुड से कि नहीं यार, ये आदमी ने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन दिया। तो ये अपनी क्राफ्ट, जिसको हम बार बार एक्टिंग की क्राफ्ट कहते हैं, वो ये निरंतर काम करते करते ही चलती रहेगी। इट्स अ प्रैक्टिस। मतलब ये ऐसा कभी नहीं कह सकता हूँ कि मैं भाई 20 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता। हो सकता है मैं कल को कुछ और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ और मुझे देख के लगे कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा काम करता है। सो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप डे बेसिस पे काम करते हुए अपने एक्टर्स के साथ, नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे आज तक याद है, मैंने एक फिल्म की थी नागेश कुकुनूर के साथ, जो बदकिस्मती से वो डब्बा बंद है, पूरी फिल्म रेडी है। उस फिल्म का नाम था ये हौसला। उसमें समीरा रेड्डी, मैं, तन्वी आज़मी, बहुत ही ऑफबीट फिल्म थी और बहुत खूबसूरत बनी थी फिल्म। वो कभी शायद रिलीज़ नहीं हो पाएगी अभी। लेकिन मेरा एक डायलॉग था जिसके अंदर मैं समीरा, आई वॉज द बैड गाय। तो मेरा एक डायलॉग था कि मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है क्योंकि वो शोर बहुत करते हैं और मुझे शोर पसंद नहीं है। तो ये डायलॉग लिखा हुआ था। तो मैं वो समीरा रेड्डी के बाल पकड़ता हूँ और उसको डायलॉग बोलता हूँ। तो जब मैंने पहले डायलॉग बोला तो मैंने बहुत ड्रामेटिक स्टाइल में बोला था कि भाई ये मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं क्योंकि कुत्ते बहुत भौंकते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक। तो मुझे नागेश ने एक बात बोली, उसने कहा कि अनूप, ये डायलॉग लिखा ही इतना ड्रामेटिक हुआ है, अगर आप और उसमें ड्रामेटिक एक्टिंग डालोगे तो ये मतलब ओवर हो जाएगा। एंड आई रियलाइज, एंड देन व्हेन आई वेंट बैक एंड आई सॉ मिस्टर बच्चन्स फ्यू फिल्म्स वेर ही सेज कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। आप देखिए, जब कोई मिस्टर बच्चन को कोट करता है तो वो ओवर ड्रामेटिक करके बताता है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, यू नो। लेकिन जब आप खुद मिस्टर बच्चन को देखेंगे तो उन्होंने फिल्म में ऐसे बोला है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, बस खुश तो तुम बहुत हो गए। क्योंकि वो डायलॉग ही अपने आप में, तो मुझे ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था यार, कि नागेश ने मुझे कहा कि ये डायलॉग ही साला डायलॉग है, कि वो है ना कि मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूँ, ये अपने आप में ओवर ड्रामेटिज्म है। जबकि अगर मैं, तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो अपने आप में डायलॉग होते हैं। शायद सलीम जावेद साहब ने ऐसे हज़ारों लाइनें लिखी हैं। तो हर डायरेक्टर, हर एक्टर के साथ जब आप काम करते हैं, आपको हमेशा बस आपको कोशिश ये करनी है कि आप अलर्ट रहें। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार मुझे सब नहीं आता है। जब आप ये मानने लग जाते हैं यार मुझे तो सब कुछ आता है। मैं कितने एक्टर्स के साथ काम करता हूँ जो मुझसे शायद 20-20, 22-22 साल छोटे हैं उम्र में, और कभी कभी मैं उनके साथ सीन कर रहा होता हूँ, चलते सीन में मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कुछ किया इसने। फिर बाद में मुझे याद आता है, अरे नहीं, मैं खुद अपने कैरेक्टर से बाहर आ गया, इसको देखने लगा। बट यू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी यू वर्क विथ, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, एक जो नई, अब तो खैर नई नहीं रही, OTT जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उससे आपको लगता है कि बहुत सारा स्कोप खुला है? ये खैर सब लोग मानते हैं स्कोप खुला है, और जो दूसरे लोग मानते हैं नेपोटिज्म, मैं उसे मानता नहीं हूँ नेपोटिज्म,
कि नेपोटिज्म कुछ होता नहीं है मेरी राय में। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल करके अब कुछ अच्छी स्टोरीज़, कुछ अच्छे विकल्प मौजूद हुए हैं। हालांकि अभी हाल के अंदर बिग स्क्रीन को बड़ी राहत मिली है, कुछ बड़ी मूवीज़ एक के बाद एक हिट होने लगी हैं, और अब तो किसी ने कहा था 1000 करोड़ का होना चाहिए अब क्लब, 100 करोड़ से बढ़ करके। तो आपको लगता है OTT के लिए अब कुछ और तरीके बनाने पड़ेंगे, या एक्टर्स को और ज़्यादा इजी मेथड, जो आपने अभी मेथड एक्टिंग कही है, चूँकि आप तो NSD से आते हैं तो आपके लिए सब कहना बड़ा आसान था, लेकिन हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद होंगे जो NSD से नहीं है लेकिन एक अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस बात का भान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं वो एक अच्छे एक्टर हैं। तो वो अपना एक्टर पहचान के उस OTT की राह को पकड़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आपने दिल्ली का, जो अभी आपने मना करा स्ट्रगल, मैं कुछ नहीं मानता, स्ट्रगल सबका होता है, लेकिन वो मुंबई की राह पकड़ना कैसे आसान हो सकता है उस एक्टर को अपने अंदर पहचान करके, OTT के लिए खास तौर से? सी देखिए, किसी भी एक्टर के लिए ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, टीवी में काम करना चाहता हूँ, या OTT में। OTT वॉज अ बिग रिलीफ फॉर एक्टर्स हु डिडंट वांट टू डू टेलीविजन बट वर नॉट गेटिंग गुड रोल्स इन फिल्म्स। तो उनके लिए OTT ने एक बड़ा, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, राइटर के लिए वो एक बहुत बड़ा स्पेस था, जो कुछ एक्टर्स थे कि नहीं यार मुझे टीवी नहीं करना है। बिकॉज ये बात तो फैक्ट है, देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मीडियम, कि टेलीविजन में कोई मुझसे कहता है अरे आजकल आप टेलीविजन नहीं करते। मुझे कई बार कुछ जर्नलिस्ट ने इंटरव्यूज़ में कहा, तो ये तो सर वो वाली बात होगी एहसान फरामोशी वाली। मैंने कहा क्या एहसान फरामोशी? कह रहे टीवी ने आपको इतना नाम दिया, इतना आपको इज्जत दी, और आप अभी टीवी को ही नकार रहे हैं। अच्छा सर देखिए, आप इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं? मैं एक कलाकार हूँ, आप इसको ये मत सोचिए ना कि मैं टीवी को डिग्रेड करते हुए देख रहा हूँ कि मुझे अब टीवी नहीं करना है। मैं टीवी अब इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ कर ली है। और अगर मैंने कहा प्रैक्टिकल सोचिए, अगर आज मैं एक टीवी सीरियल में काम करता हूँ तो मिनिमम मेरी कमिटमेंट है कि मैं 6 महीने उसमें फंस गया, अगर वो कल को शो हिट हो जाता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं वही करता रहूँगा। मैं रोज़ उन्हीं लोगों से मिलूंगा, रोज़ उन्हीं एक्टर्स के साथ काम करूँगा, 2-3 साल तक मैं उसी कैरेक्टर को प्ले करता रहूँ, तो मेरी अपनी ग्रोथ कहाँ है? मेरी ग्रोथ तो तब होगी ना जब मैं भी अलग अलग काम करूँगा। अब मैंने कर लिया, मैं बहुत इज्जत से, मैं शुक्रगुजार हूँ उस टेलीविज़न का जिसने मुझे इतना नाम दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। लेकिन टेलीविज़न को भी ये समझना पड़ेगा कि नहीं यार ये एक्टर है, कुछ और भी करना चाहता है, उसको करने दो छोड़ दो उसको। नहीं, लेकिन अनूप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले एक्टिंग जो है ना, ये करियर नहीं थी जी, ये चांस थी, अपनी एक ग्रूमिंग थी। लेकिन अब तो OTT के आने के बाद मेरी नज़र में एक तरीके का करियर है, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे MBBS है, जैसे IITians तैयार होते हैं, ऐसे एक एक्टर भी तैयार होकर के OTT के माध्यम से शायद एक अच्छा डायरेक्टर या एक अच्छा स्टोरी प्लेयर बन सकता है आदमी। तो उसके लिए कैसे वो आसान हो? सी देखिए, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एक करियर है, लेकिन प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं आपको कुछ डराने की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने आएँ, तो आपको अपना बदन और दिमाग स्टील का बना के आना होगा, इतना मजबूत। क्योंकि देखिए, इस सच्चाई को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक IIT से निकल के आते हैं, आप IIM से निकल के आते हैं, तो देर इज़ अ सर्टन बेंचमार्क्स यू हैव ऑलरेडी सेट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप MBA करते हैं तो आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में एक असिस्टेंट मैनेजर के जॉब पे लगते हैं, फिर आप 2 साल 3 साल में आप अपना रिजल्ट देते हैं, आपको जनरल मैनेजर बना दिया जाता है, फिर आपको मार्केटिंग हेड बना दिया जाता है, फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, फिर आपको वेस्टर्न जोन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, फिर पता लगा आपको वेस्टर्न जोन का प्रेसिडेंट बना दिया। तो एक स्टेजेस हैं। यहाँ पे इस फील्ड में आप, हो सकता है कि आप जहाँ पहली के रो में खड़े हैं, फर्स्ट रो में खड़े हैं, और जो एक्टर आपसे 4 रो पीछे खड़ा है वो पता लगा आपसे 10 रो आगे चला गया 2 साल बाद। तो यहाँ पे जो सक्सेस का मीटर है वो कभी भी बहुत सडन जंप्स होते हैं। तो उस सडन जंप्स में दोनों सूरतों में, नीचे आने की सूरत में और ऊपर जाने की सूरत में, आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, नौकरी में आपको ये तो पता है ना कि आज मैं मैनेजर हूं, कल मैं जनरल मैनेजर बनूंगा, तो एक स्लो प्रोग्रेस है। तो आप देखिए, ज़्यादातर जो एक्टर्स 5 साल, 6 साल, 10 साल का स्ट्रगल करके कुछ सक्सेस पाते हैं, वो आपको हमेशा ग्राउंडेड मिलेंगे।
हमेशा आपको ग्राउंडेड मिलेंगे वो एक्टर्स। लेकिन जो एक्टर्स नए नए आते हैं और पहली बार में ही सक्सेस मिल जाती है, उनके लिए थोड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि उन एक्टर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जिनको सडन सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि जिसको 10 साल लगे सक्सेस मिलने में, वो बेचारा अपना घिस चुका होता है, उसको एहसास होता है, उसने वो पीरियड देखा होता है। लेकिन जिनको सडन सक्सेस मिलती है, मुझे लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो उन्हें अपने आसपास सेन लोग रखने चाहिए जो उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकें, क्योंकि यहाँ की जो सक्सेस है वो बहुत ही सडन होती है और उसको संभालना आसान काम नहीं होता है। उस पीरियड में आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे सकें, जो आपको समझा सकें, जो आपको ग्राउंडेड रख सकें। तो आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि जो बम्बई जाना चाहते हैं, मैं कोई भी राइटर बनना चाहता हो, डायरेक्टर बनना चाहता हो, एक्टर बनना चाहता हो, एक बार अपने आप से ये बार सवाल ज़रूर करना कि क्या यही एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको अंदर से ये जवाब मिलता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, मेरे को एक्टर बनना ही है, मैं कुछ और नहीं करूँगा ज़िंदगी, देन यू मूव, देन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ठीक है यार, देखो ना वो फलाना लड़का गया था, वो ऐसे बेकार सा एक्टर था, लेकिन वो बम्बई गया, उसको सक्सेस मिल गई, अभी वो मैंने उसको टीवी सीरियल, यार मुझे भी एक्टिंग का शौक है, मैं भी चलता हूँ, वो डिलेमा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी पैशनेट, बिकॉज इफ़ यू आर पैशनेट देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज आपका पैशन जो है वो सक्सेस नहीं है। नहीं तो कई बार बहुत सारे छोटे शहरों से लड़के लड़कियां सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उस शहर से कोई एक लड़का सक्सेसफुल हुआ होता है और उनको लगता है यार क्या ग्लैमर है यार, उसको तो फोटो पेपर में आता है, जब वो जयपुर वापस आता है उसको इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं लोग, वो उस चकाचौंध में फंस के उसको लगता है यार मैं भी ये करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप से सवाल मत, जैसे आज मैं दुनिया का कोई भी काम कर लूँ, शायद हो सकता है मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई और दूसरा काम भी करता रहूं साथ में, लेकिन अगर मेरे पास कोई एक्टिंग का काम आ जाए तो मैं सब कुछ साइड में छोड़ के पहले एक्टिंग करने जाऊंगा। आई एम दैट पैशनेट अबाउट इट। मुझे एक्टिंग के अलावा किसी और चीज़ में उतनी खुशी नहीं मिलती है जितना मुझे एक्टिंग करने में मिलती है। तो जिस भी कलाकार को अपने बारे में ये एहसास हो कि नहीं यार मुझे ये करना है, वो अपनी मंजिल ज़रूर पाएगा, आज नहीं तो कल, और तभी मैं कहूँगा कि आप वो नेक्स्ट स्टेप लीजिए। वरना कई बार बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं जो शायद किसी और मुगालते में आते हैं, अपनी दिमाग में कुछ और इमेज बना के आते हैं, वो रियलिटी जब उन्हें धक्का देती है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि अरे यार ये तो कुछ और ही है। जहाँ आप देखते हैं कि 1000 लोग जो हैं आपके साथ खड़े हुए हैं ऑडिशन देने के लिए, किसका नंबर लगेगा पता नहीं। तो वो अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट के अंदर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप क्राइम पेट्रोल के अंदर एक लास्ट में टैगलाइन देते हैं। अमित सर, आई एम विद यू। मैंने म्यूजिक रेडी रखा हुआ है, मैं खुद सर से रिक्वेस्ट करना चाह रही थी क्योंकि सर स्पेशली एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, यू डिजर्व मेनी मोर, बट कि आपने एक अपना क्राइम पेट्रोल को भी अपना एक बेंचमार्क दिया। जैसे आपने कहा कि एज एन एंकर आपने उस शो को, क्राइम पेट्रोल की पहचान आपसे है सर, आपकी पहचान उससे नहीं है। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जब आपने उसे छोड़ा तो बहुत सारी एक्ट्रेस को लाया गया उस शो को हिट करने के लिए, बट अनूप सोनी इज़ द बेस्ट एंकर ऑफ द शो एंड यू कंडक्टेड वेरी वेल। आपने सर से इतनी सारी बातें जानी, लेकिन हम सर रिक्वेस्ट करेंगे एक डायलॉग आपका, म्यूजिक प्लीज, क्राइम पेट्रोल म्यूजिक। उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्राइम पेट्रोल के बारे में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम पेट्रोल का एपिसोड 45 मिनट्स का होता है। अगर आप 45 मिनट के एपिसोड में देखेंगे, मेरा स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ 6 मिनट का होता है। मैं सिर्फ 6 मिनट के लिए आता हूँ टोटल 45 मिनट में, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उस 6 मिनट से भी मुझे याद रखा जाता है। बट मैं आपको सच बात बताता हूँ, जब पहली बार हम इसको शूट कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि क्या रास्ता पकड़ें यार, कैसा इसका टोन होगा, कैसा इसका सुर होना चाहिए। जैसे एक्टिंग में सुर होता है ना कि यार इस सीन का सुर है, इसका मूड है, तो वो सुर पकड़ने के लिए पहली चीज़ जब मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ी ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब ख़त्म होता है तो हमेशा ये था, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए। मैंने कहा यार पहले तो ये आप हटाओ, क्योंकि ये आपसे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अनूप सोनी इज़ कमिंग अक्रॉस समबडी हु इज़ बिहेविंग एज इफ कि भाई देखो मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अलर्ट नहीं रहते हो, तुम लोग अपना ध्यान नहीं रखते हो। तो आई सेड इसको हम करो। द मोमेंट यू इंक्लूड योर सेल्फ, आई
kept that thing in mind कि मेरी ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि मैं जब किसी क्राइम के बारे में उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ कि भाई देखो मैं भी आपकी तरह हूँ, हमें ध्यान रखना है, हमें सतर्क रहना है। मतलब ये मेरे साथ भी हो सकता है कल को। ये मैं तो बल्कि मजाक करता हूँ, मेरा जब घर बन रहा था कुछ, तो मैं रेनोवेट कर रहा था घर अपना, तो उसमें कैमरास बहुत सारे लगवाए गए। तो किसी ने मुझसे मजाक में पूछा, अरे इतने सारे कैमरास क्यों लगा रहे हो यार अपने घर में, इधर पीछे मेन गेट पे भी, बैल्कनी में भी। मैंने कहा भाई देखो मेरा करियर इससे जुड़ा हुआ है, अगर कल को मेरे घर में कोई क्राइम हो गया तो लोग बोलेंगे देखो ये अपना खुद का ही ध्यान नहीं रख पाता, हमको क्या बोलेगा सतर्क रहने के लिए। तो ऐसे अभी मेरा करियर स्टेक पे है भाई। so it's like that कि कोई एक मान लीजिए डॉक्टर है या एक एक्टर है जो दुनिया में जाके बोलता है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, और अगले दिन वो किसी कैमरा पे किसी पार्टी में शराब में दूध पाया जाता है, तो उसको बेचारे को ध्यान रखना पड़ता है यार कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं। जी म्यूजिक प्लीज। पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ताकि वो फील भी हमें आना चाहिए जब हम टीवी के सामने करें। क्या म्यूजिक बजने वाला है सर? हम सबका फेवरेट म्यूजिक अच्छा। प्लीज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगली बार फिर से इसी फेस्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। जय हिंद। थैंक यू। लेकिन हम आपको कुछ मिनट और रुकना चाहेंगे। हैव ए सीट सर। मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगी। अमित अग्रवाल सर, चेयरमैन इवेंट कमेटी, वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ JECRC यूनिवर्सिटी, प्लीज वेलकम सर एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सेशन। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। हमारे अपने जयपुर के ही हैं अनूप जी। तो मैंने जब भी इनको देखा इस तरह से मेरा एक कनेक्ट आपसे ये भी रहा कि अनूप जी तो जयपुर के ही हैं, तो वो कनेक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अनूप जी आपने आज वादा किया है कि आप WHWF के अगले संस्करण में भी मिलेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वादा आज दोबारा करिए, और आपके बिना WHWF पूरा नहीं होगा। बिकॉज इतनी मैच्योर्ड हमारे अपने अमित जी ने सवाल पूछे और इतने अमेजिंग आपने जवाब दिए हैं कि उनको अगर लाइफ में भी उतारा जाए अनूप जी, तो वाकई आप एक इस यंग एज में एक इंस्टीट्यूशन की तरह आज बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा था, बिकॉज हम लोग एजुकेशन का कामकाज देखते हैं, तो मैं आपको एज एन एक्टर देख रहा था। फैन तो मैं हुई हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जवाब दिए ना, हेड्स ऑफ टू यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। क्लैपिंग प्लीज, जोरदार तालियां।